हेलो प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? फिलहाल आप ठीक होंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते होंगे। मैं मिथिलेश कुमार दिवाकर आपके लेकर आया हूँ 11 मार्च की बेहतरीन तैयारी, जिसे हम लोग फास्ट रिवीजन कहते हैं। आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आप देख पाएंगे और ये आपके पास मैं लेकर आया हूँ बेहतरीन बहुविकल्पी क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका प्रीवियस निकाला, किताब से छांटे गए क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने किताब का निचोड़, अंशाल्प का निचोड़ और जो भी किताब से रिलेटेड चीज़ें रहीं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेहतरीन बना सकती हैं, मैंने 11 मार्च की तैयारी के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपको बेहतरीन से नंबर दिलाएंगे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको बच्चे पढ़ने में भी बहुत उत्सुक होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अब आप इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर होंगे। अब आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन होने वाला है। 11 मार्च की तैयारी को लेकर मैं आया हूँ आपको बेहतरीन सामाजिक विज्ञान के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। फिलहाल आप ठीक होंगे। आइए हम लोग अपना क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कौन-कौन से क्वेश्चन हैं, इनके बेहतरीन से चर्चा करेंगे। क्या इसका ऑप्शन रहेगा, इन सब चीज़ों की भी हम लोग क्या करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके पास है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो बेटा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसमें पहला ऑप्शन है 1689, दूसरा है 1789, तीसरा 1914 और चौथा है 1939। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1789। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। फिर दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह देश कौन सा है? जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इसमें जोसेफे गौरिबाल्डी है, ऑटो वान बिस्मार्क है, नेपोलियन है, एनओटी मतलब नॉन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन होगा आपके पास जोसेफे गौरिबाल्डी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गौरिबाल्डी था, बिस्मार्क था, कवूर था, मौजनी था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मौजनी होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? हिटलर की थी, ऑटो वान बिस्मार्क की थी, मुसोलिनी की थी और गौरिबाल्डी की थी। इसमें हम बताएंगे कि इसकी मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की थी। बात करेंगे छठवां क्वेश्चन की, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? किस सन में हुई थी? 1814 में हुई थी, 1815 में हुई थी, 1816 में हुई थी, 1817 में हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1815 होगा। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? इटली से है, जर्मनी से है, फ्रांस से है, ब्रिटेन है। तो इसका आंसर होगा जर्मनी। आठवां क्या है? आठवां क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज था? ठीक है, असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो इसकी बात करेंगे, क्या था? असीमित राजतंत्र था। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। कहा जाता है कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी व जुकाम हो जाता है। ये किसका कथन है? ये कथन है मीटरनिख का, क्योंकि ऑप्शन है कवूर है, बिस्मार्क है, मोत्सनी है। तो इसका कथन किसका है? ये मीटरनिख का है। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रूसो ने, वॉल्टेयर ने किया, दिदरो ने किया, नेकर ने किया। तो इसका ऑप्शन होगा दिदरो ने किया। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11वां, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बिस्मार्क था, रूसो था, मॉन्टेस्क्यू था और दिदरो था। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके पास रूसो थे। इसके बाद हम आएंगे, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी, लुई 16वें ने की थी, लुई 14वें ने की थी, जॉर्ज थर्ड ने की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वियना की संधि कब हुई थी? 1848 में, 1815 में, 1834 में और 1915 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1815 हो जाएगा। फिर आते हैं 14 की बात करते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1989 में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी? काकोरी कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। इसके लिए क्या होगा आंसर? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। फिर दिया है 16
16वां क्वेश्चन दिया, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था, खिलाफत आंदोलन था, चौरी चौरा की घटना थी। इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट हो जाएगा। आते हैं 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी का दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? दिल्ली से, मद्रास से, नागपुर से, सेवाग्राम। ये सेवाग्राम से क्या होती है, मतलब प्रारंभ होती है। हम आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कहाँ से हुई? 1882 से, 1884, 1885, 1886। तो इसका आंसर होगा आपके पास 1885 ईस्वी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930, 1935। इसका आंसर क्या होगा? 1920। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, सी आर दास, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। कह रहे आनंद मंड उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, शरत चंद्र चटर्जी थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद 23वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। इसमें तारीख बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, किस तारीख को हुआ था? तो इसके पहले भी क्वेश्चन ये आया था 13 अप्रैल 1919 को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम रहा? क्या हुआ भाई? रॉलेट एक्ट वापस हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया, साइमन कमीशन भारत आया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को हम लोगों ने क्या लिया था? वापस ले लिया गया था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इनमें से कोई नहीं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो आपके थे, ये वंदे मातरम गीत के लेखक थे। बात करते हैं पेरियार स्वामी नायर कौन थे? इनका वैज्ञानिक मतलब भी क्या थे? वैज्ञानिक थे, शिक्षाहित थे, समाज सुधारक थे, साहित्यकार थे। तो ये क्या थे भाई? ये तो समाज सुधारक थे। क्वेश्चन बात करते हैं इसका नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन क्या है? WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? WTO की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो होती वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। तो 1991, 1944 में, 1942 में, तो 1995 कब हुई थी? 1995 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मतलब मानव का अधिकार कब होता है, किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर। ठीक है, हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ भाई? 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो इस कब से हुआ था? 1929 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945, 1920, 1942 और यहाँ पर 1942 है। तो कब हुआ था? 1945 में हुआ था। अब आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। तो 1914 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो बात करेंगे 1940, 1942, 1945, 1944। तो IMF आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। 1944 में 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? UK में, USA में। इसको मतलब इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड या ब्रिटेन कह लीजिएगा। USA मतलब अमेरिका, फ्रांस या इंडिया। तो कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। अब 1944 में ब्रिटेन वुड्स की मतलब सम्मेलन किया गया था। मैंने पूछा था आपसे कि जो राष्ट्र संघ है इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? 34 नंबर। 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण,
और उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो इसका कारण क्या था, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन से क्या होगा, आर्थिक मंदी का क्या होगा, ये सबसे ज्यादा अच्छी होंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था, एक जश्न पर्व था, एक घटना थी, एक खेल था, या एक मवेशियों की बीमारी थी। तो एक मवेशियों की क्या थी, बीमारी थी। बात करते हैं कार्नला से संबंधित देश है, कौन सा है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूएसए है, ब्रिटेन है। तो कौन सा है, ब्रिटेन, जिसे हम लोग यूके, यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं, जिसे लंदन भी कहते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ की हुई थी। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी, अमेरिका में, यूएसएसआर में, यूके में, चीन में। तो ये कहाँ प्रारंभ हुई थी, आपकी यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। गुमास्ता क्या था, बुनकर था, कपड़ा व्यवसायी था, वेतन भोगी कर्मचारी था, या ऊन बेचने वाला था। तो क्या था भाई, गुमस्ता क्या था, गुमस्ता आपका था वेतन भोगी कर्मचारी। क्या था, वेतन भोगी कर्मचारी था। दो जादूगर की तस्वीर इंग्लैंड प्रिंटर्स में कब प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित, 26 जनवरी 1901, 15 अगस्त 1901, 2 अक्टूबर 1901, 5 सितंबर 1902 में। तो कब हुआ था भैया, 26 जनवरी 1901 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 40, विश्व बाजार में कौन कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था। जूट और कपास का, सूती और रेशमी कपड़े, इसके बाद जेवरात और हस्तशिल्प, बर्तन और कांच के। तो उस समय विश्व बाजार में मतलब ज़्यादातर कौन से कपड़े बेचे जाते थे, रेशमी कपड़े बेचे जाते। तो उस समय जो सूती और रेशमी कपड़े थे उनका क्या था, उन व्यापारियों का क्या था, सबसे ज़्यादा बोलबाला था उस विश्व बाजार में, उनका सबसे ज़्यादा क्या था। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 46, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ी दर या कोष्ठ में शेपनी खेती की जाती है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, हरियाणा में, उत्तराखंड में। तो किसमें पाई जाती है, उत्तराखंड में की जाती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय योग्य है, प्रवाह है, अवनीकरणीय योग्य है, जैव है। तो इसका क्या होगा, अवनीकरणीय योग्य है। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयोग में ली जाती है। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी होगा। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो किस में पाई जाती है, गुजरात में। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है। पवन है, मतलब हवा, हिमनद है, मतलब बर्फ, इसके बाद जल, पशुचरण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल। प्यारे साथियों, ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। प्यारे साथियों, ये 50 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, ये क्वेश्चन बहुत से बुक का एनालिसिस करने के बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 से लेकर 25-24 तक के रेंज में, इधर 2000 मैंने 18 से उठाया क्वेश्चन को। इसके साथ साथ इन क्वेश्चनों को मैंने देखा और जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे उन क्वेश्चन को फिर मैंने उठाया कि जिनकी एक अब की बार आने की संभावना है। तो प्यारे साथियों, ये 50 क्वेश्चन आपके लिए हैं और इसकी पार्ट 2 कल आप तक पहुंच जाएगी। आप पार्ट 2 देखना भी ना भूलें, क्योंकि कल हम लोग बात करेंगे अपने पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन से लेंगे। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन उसमें शामिल रहेंगे। तो अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन कराए, इन क्वेश्चन को बेहतरीन से पढ़िए, एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इसका एनालिसिस कराइएगा और इस पे एक बार गौर करिएगा, देखिएगा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि भाई पूरा तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है तो आपके लमसम 4 से 5 क्वेश्चन सही होते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में यदि 5 क्वेश्चन एक वीडियो से सही होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके कितने अच्छे मार्क आ सकते हैं। तो मैं कल आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, जो कि इसकी दूसरी पार्ट होगी, उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें कि अब आपको कहीं भटकना नहीं है, आपके इस चैनल पर सारी चीज़ें की व्यवस्था कराई जा रही है। कुछ ही दिनों बाद मेरा चैप्टर वाइज मतलब सिलेबस चैप्टर वाइज चालू करने वाला हूँ, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। प्यारे साथियों, आपका प्यार हमारा ही सपोर्ट रहेगा, आपकी हिम्मत, आपका जो विश्वास होगा वो हमारी हिम्मत होगी। बस आप लोगों का समर्थन बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने दोस्तों का इस बात को शेयर करिएगा। कहते हैं कि ज़िंदगी कांटों का सफ़र है,
जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान। कहते हैं जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान। रास्ते पे तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही तो महान। प्यारे साथियों, इसी उम्मीद और इसी प्यार के साथ आप अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से लगे रहें और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अब आपके पास वो समय नहीं बचा है जो आपको मतलब खेल में या समय में। आज मैच भी है, तो इस मैच को देखते हुए अपनी पढ़ाई पे आप बेहतरीन से देखते रहें, क्योंकि आपको 11 मार्च का आपका एग्ज़ाम है। इसमें आपको बहुत ही अपनी मतलब जोश हर्ष उल्लास से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है और बेहतरीन से उसकी पूरी ताकत से, पूरे हर्ष उल्लास से उस एग्ज़ाम में बैठना है। काबिलियत बेटा कहते हैं ना कि मेरे प्यारे साथियों, बात ये होती है ना कि लोग उस बात को नहीं मानते हैं जो आप कहना चाहते हैं। प्यारे साथियों, आज की दुनिया सिर्फ़ देखना पसंद करती है। आप कितने योग्य हो जाइए, कितना कुछ भी हो जाइए, ये मायने नहीं रखती है। मायने क्या रखती है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। आपका जब रिज़ल्ट आएगा ना, तब लोग आप पे विश्वास करेंगे कि आप वास्तव में मेहनत करते थे। ये रिज़ल्ट आपकी आपकी हिम्मत और आपके मतलब सम्मान को बचाता है। और आपको पता है ना, जब आप पास होंगे, जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा ना, तो आपकी हिम्मत और आपकी ताकत उन आपके घर में जो बड़े छोटे भाई और बहन होंगे, आस पड़ोस के लोग जो कभी अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है ना, उनके अंदर एक हिम्मत आएगी कि नहीं, वास्तव में फला का लड़का पास हुआ, हम भी अपने लड़कों को क्या कराएंगे, पास कराएंगे। आपके पास ये हिम्मत होनी चाहिए। आप इस हिम्मत से अपनी पढ़ाई को करते रहें प्यारे साथियों, क्योंकि यही एक ऐसा साधन होता है जो आपको दुनिया में कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। ये आपको हमेशा आगे की ओर लेकर जाएगी। आप इसके लिए अग्रसर रहें और पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को करते रहें। प्यारे साथियों, आपको इस चैनल में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक बात की सूचना देता रहूँगा। यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक चीज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। प्यारे साथियों, आपका प्यार बना रहा तो आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत आगे की ओर बढ़ेंगे। सिर्फ आपका प्यार और आपका विश्वास मुझे हिम्मत देगा। मेरी वीडियो को फॉलो करिएगा। और प्यारे साथियों, मैं ये नहीं कहता हूँ, आप सिर्फ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, क्योंकि इस लाइक के और एक कमेंट से मेरा मतलब मुझे विश्वास होता है और आपका एक कमेंट मेरे दिल को छूता है और फिर मुझे काम करने की उत्तेजना पैदा होती है। फिर मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूँ कि आप एग्जाम में किसी से पीछे न रहें, आप पूरी तरह से मेहनत करते रहें प्यारे साथियों। और आपकी हिम्मत ही सब कुछ हो सकता है। और आप कहते हैं ना, वो होता है ना एक काम कि भाई देखते हैं कि जो लोग कुछ कर भी नहीं पाते ना, वो भी करने की इच्छा रखते हैं। जो लोग कुछ कर भी नहीं पाते, वो भी करने की इच्छा रखते हैं और फिर वो भी कर जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको उनमें से बनना है जो आपको करके दिखाना है। आप तभी अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे छात्र कहलाएँगे जब आप अपने सपनों को साकार करेंगे। प्यारे साथियों, आप इच्छा के अनुसार अपने कार्यों को करते रहें, पूरी ईमानदारी से आप अपने पठन-पाठन की क्रिया को करते रहें, जिससे आप आगे आने वाले समय में एक अच्छी नई उन्नति की ओर बढ़ते रहें। प्यारे साथियों, मेरा आशीर्वाद आपसे आप तक बना रहेगा। प्यारे साथियों, आपका विश्वास ही मेरी हिम्मत है। मैं बार-बार यही बात कहता हूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे बहुत आगे ले जाएगा। और इसके साथ-साथ ये परिवार, ये चैनल, ये जो आपके आज यूट्यूब चैनल हम लोगों ने शुरू किया, ये चैनल मेरा खुद का नहीं है, ये चैनल हम आप सबका है। ये हमारा एक परिवार है और इस परिवार में जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। प्यारे साथियों, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरी हिम्मत और मेरी ताकत को बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत, जय प्यारे साथियों। आप अपनी ओर से बने रहें और अपनी हिम्मत और अपनी ताकत को दिखाते रहें। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम करता हूँ प्यारे साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।